Yes, sir. Hello, good morning, students. How are you? Today we are going to start a specific topic, that is viral cultivation, cultivation of virus. कल्चर मेथड्स आप लोगों ने पढ़े थे, बैक्टीरिया के और फंजाई के भी पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत खास है जो वायरस का हिस्सा है। वायरोलॉजी में हमने पहले भी बताया था कि वायरस विषाणु विज्ञान है और उसमें हम वायरस के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। और अब हम उसमें स्पेसिफिकली जो पढ़ रहे हैं वो टेक्निक ऑफ वायरल कल्टीवेशन पर, यानी किस तकनीक से वायरस को कल्टीवेट करते हैं। वायरस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन इनएनिमेट कल्चर मीडिया। कोई भी कल्चर मीडिया है उसमें वायरस ग्रो नहीं करता है, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कल्चर मीडिया में। It is only the living cells. As I told you that day also, that virus can be cultivated in the living cell only. So living cells means we may cultivate it in the body of laboratory animals, may it be rodent, may it be albino rats, may it be rabbit, may it be guinea pig, like that. उन सब के अलावा एक खास जो तरीका है वायरस को कल्टीवेट करने का, वो है एम्ब्रियोनेटेड एग का। एक जो अंडा फर्टिलाइज्ड होता है और जब उसमें भ्रूण बन चुका होता है, एम्ब्रियो बन चुका होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स बाकी होने होते हैं, लेकिन तब उसके सारे पार्ट्स बन चुके होते हैं एम्ब्रियो के। उस स्टेज के अंडे को हम लेते हैं और उसमें एक्चुअली जो अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 19 से 21 दिन है। विद इन दैट पीरियड द चिकन कम्स आउट ऑफ द एग बाय ब्रेकिंग इट्स शेल। उसकी शेल को, उसके कवच को तोड़ के बाहर निकल आता 19 से 21 दिन में। तो हम जो लेते हैं वो अंडा 12 से 2 वीक का अंडा लेते हैं। 2 वीक के अंडे में पूरी तरह वो होता है, एम्ब्रियो बन चुका होता है। उस एम्ब्रियो में हम इंजेक्ट करते हैं वायरल स्पेसिमेन को। जिस वायरस को हमें कल्टीवेट करना है, कल्चर करना है, उसे हमें लिविंग सेल्स प्रोवाइड करनी है। लिविंग सेल्स हम अगर अंडे के, जो जिंदा अंडा है, उसके लिए करते हैं तो हमें तैयारी करनी है। एक अंडा एम्ब्रियोनेटेड रखना है, एक इंजेक्शन रखना है, ताकि हम उस सैंपल को लेकर उसके उस एरिया में इंजेक्ट कर दें जहां हमें से इनोकुलेट करना है। एक्चुअली अंडे के जो स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे, इसमें एक तो एग शेल होती है, जो बाहर की सफेद वाली हार्ड स्ट्रक्चर कवच, जो अंडे का कवच है, एग शेल। एक एग शेल है। 2 पोल्स होते हैं अंडे में। जो एक पोल पर जब आप अंडा बॉईल करके देखते हैं तो उसके एक साइड में खाली निकलता है। उस खाली वाले हिस्से को एयर सैक कहते हैं। एयर सैक में हम कुछ नहीं करते। एक दूसरी साइड में जो एम्ब्रियोनेटेड एग का है, एक दूसरे पोल पर थोड़ी सी एल्ब्यूमिन बची होती है। एल्ब्यूमिन बची होती है और अंदर कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन होती है, और उसके बीच में कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन के बीच में एम्नियोटिक कैविटी है, जिसमें एम्नियोटिक कैविटी जिसमें एम्ब्रियो होता है, उसके सराउंडिंग, एम्ब्रियो के सराउंडिंग में जो कैविटी है उसको एम्नियोटिक कैविटी होती है। एम्नियोटिक फ्लूइड उसमें होता है। और एक उसमें जो होता है एम्नियोटिक कैविटी के अलग कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन और कोरियोएलेंटोइक कैविटी, एलेंटोइक कैविटी ये होती है। तो हम जो इनोकुलेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं इन चीज़ों में, इन एरियाज में। इनोकुलेशन करने से पहले हमें वी हैव टू कीप विद अस ए पेस्ट, जिलेटिन का बना हुआ एक पेस्ट रखते हैं, और हमें ड्रिल करने के लिए एक छोटी ड्रिल, बहुत नीडल शेप की ड्रिल आती है, और ड्रिल हैज टू बी केप्ट विद अस सो दैट वी मे मेक ए माइनर होल इनटू दैट। अगर हमें उसको एलेंटोइक कैविटी में
वो करना है, एमनियोटिक कैविटी में इनोकुलेट करना है या एलेंटोइक कैविटी में इनोकुलेट करना है, तो दैट वी हैव टू पॉइंट इट आउट। ये हमें देखने के लिए कि एम्ब्रियोनेटेड एग है या नहीं है, इट हैज टू बी ब्रॉट बिफोर ए कैंडल। एक जलती हुई कैंडल या बल्ब के सामने से उसे निकालते हैं, हम देखते हैं उसमें उसकी स्ट्रक्चर्स जो है मोटी मोटी सी दिखाई दे जाती है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडा जिंदा है और वो फर्टिलाइज्ड एग है, एम्ब्रियोनेटेड है। फर्टिलाइज्ड एग ही एम्ब्रियोनेटेड होते हैं। तो उसमें हम अगर अब होल करने से पहले अपने पास वो रखते हैं, स्पेसिमेन अपने पास रखेंगे, दैट इज द मटेरियल दैट वी हैव टू यूज फॉर द इनोकुलेशन ऑफ वायरल स्पेसिमेन, दैट हैज टू बी केप्ट विद अस। तो वो उसमें से एक ये होता है कि आप ड्रिलिंग मशीन रखते हैं, छोटी सी आती है ड्रिल मशीन, और इंजेक्शन रखते हैं सो दैट द स्पेसिमेन में बी इंजेक्टेड इनटू दैट। एक ही जगह होल करना होता है और हमें होल करने के बाद में, इंजेक्ट करने के बाद में फौरन ही उसको कवर करना है, ताकि एम्ब्रियो बाहर के वातावरण से संपर्क में आने के बाद वो मरे नहीं। तो हमें अंडे की जो स्ट्रक्चर है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें कौन सी जगह किस लोकेशन पर इनोकुलेशन करना है ये ये बिल्कुल तय करना चाहिए। सपोज हमें इसको योक सैक में करना है। योक एक तो एल्ब्यूमिन होगा, थोड़ा हिस्सा उसका एक पोल की तरफ, और सेंट्रली लोकेटेड ऑलमोस्ट इट इज योक सैक, जो पीला वाला होता है, जो बचा हुआ होता है वो, उससे उसको इन दोनों चीजों को प्लेसेंटा के माध्यम से, यानी एल्ब्यूमिन और योक सैक, ये बराबर उसके प्लेसेंटा के माध्यम से एम्ब्रियो को मिलता रहता है। सो इनमें आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो इसका इनोकुलेशन है दैट इज एमनियोटिक कैविटी। तो वी हैव टू decide that we have to inoculate the viral specimen into the amniotic cavity of embryonated egg. एमनियोटिक कैविटी जो एम्ब्रियो के बाहर का हिस्सा है, और उस हिस्से में हमें इसको इंजेक्शन देना है। हालांकि कई पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा होता है एमनियोटिक कैविटी का। तो क्या करना है, एग शुड बी वेल वॉश्ड, वेल क्लीन फ्रॉम आउटर सरफेस, उसको पूरी तरह बहुत साफ सुथरा करके रखना, सो दैट नो एनी अदर माइक्रोबियल इंडक्शन में टेक प्लेस, कोई दूसरा माइक्रोब अंदर ना चला जाए, इसलिए उसको पूरी तरह साफ करना है। अपने हाथ स्टेराइल रखने हैं, अपनी नीडल्स, अपनी ड्रिलिंग मशीन जो भी हैं, ऑल द मटेरियल दैट वी हैव टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ इंजेक्शन और पेनिट्रेशन, दीज ऑल मस्ट बी वेल स्टेरिलाइज्ड। तो ये ध्यान रखना, अपना सराउंडिंग जहां जहां भी आप बैठे, ये ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल इन्वेजन ना हो जाए, कोई फंगल इन्वेजन ना हो जाए। अगर अंडे में अंदर बैक्टीरियल फंगल इन्वेजन हो गया तो फिर आपकी रीडिंग्स जो है वो विल नॉट कम आउट टू बी परफेक्ट। सो हमने ये तय कर लिया कि हमें एमनियोटिक कैविटी में करना है, एमनियोटिक कैविटी में इंजेक्शन लगाना है, वायरल स्पेसिमेन लेकर उसमें इंजेक्शन। तो क्या करना है, वो ले लिया हमने, मान लिया 2 ml 1 ml उसमें सस्पेंशन लिया स्पेसिमेन का, वायरल स्पेसिमेन का। आफ्टर दैट हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी भी एंगल से, कोई से पोल से या किसी भी एंगल से सुराख करते हैं ड्रिल से अप टू द एमनियोटिक कैविटी, यानी सुराख करते हैं उसका जो बाहर का हमारा कवच है, एगशेल को ब्रेक करना है, और फिर हम इंजेक्शन की मदद से उस आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज तो क्लियर है बेटा, मुझे तो तुम लोगों की क्लियर आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही, चलो मैंने अब भी नजदीक कर लिया, सिग्नल तो सही है। अब देखो, सही है, चलो मैंने नजदीक कर लिया। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि इनोकुलेशन जो करते हैं वायरस का,
वो हम एक कैविटी को निर्धारित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि एमनियोटिक कैविटी में करना है। तो एक सुराग करते हैं उसके शेल को पेनिट्रेट करने के लिए ड्रिल मशीन से, छोटी सी ड्रिल मशीन होती है, और वो सुराग करके फिर हम इंजेक्शन में 1 ml वो रखते हैं वायरल स्पेसिमेन, जो इस वायरस को हमें कल्चर करना है उसको रखते हैं और उसको फौरन एमनियोटिक कैविटी तक पहुंचाते हैं। नीडल, लंबी नीडल वहां तक पहुंच जानी चाहिए एमनियोटिक कैविटी तक, सो दैट द स्पेसिमेन में बी इनोकुलेटेड प्रॉपरली। तो कैविटी में पहुंचते ही इंजेक्शन से उसको इनोकुलेट करके इंजेक्शन should be taken out immediately, and that area which was broken with the help of drilling machine should be pasted with the pasting material what we have, जो मैंने बताया था कि उसके ऊपर फौरन जिलेटिन का पेस्ट एक चढ़ा देना है, वो तैयार रखते हैं ताकि वो जो हमने सुराग किया है वो सुराग जो है उसी फौरन बंद हो जाए, वो कवच का काम पूरा करने लगे। एंड द egg must be kept at a temperature of 37 degree Celsius for the remaining duration। जो हमने इंजेक्शन लगाया है उसको, अंडे को बिल्कुल एज सच 37 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जो बॉडी टेम्परेचर है, इंसान का बॉडी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर उसको करके उसको हम इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं, इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं, और फिर उसको 19वें 21वें दिन उसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद में हम उसमें देखते हैं कि जो एम्ब्रियो था या तो वो मर चुका होगा या मरने वाला होगा, या बाहर की हवा संपर्क में आते ही वो उसको देखते हैं कि वो आमतौर से मर जाते हैं, क्योंकि उनकी, और कभी जिंदा भी होते हैं तो हम निकाल के बाहर उसको फिर भी वो धीमे धीमे उसके शेल को हटाते हैं, शेल को उससे हटाते हैं फोर्सेप्स से धीमे धीमे हटाते हैं ताकि एम्ब्रियो को नुकसान ना हो। अब वो चिकन है, वो चिकन को नुकसान ना हो, और फिर हम उसको निकाल के उसके सैंपल लेते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, उसमें हल्के हल्के स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स बन गए होंगे, और उनको हम लेकर, सैंपल को लेकर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, और the virus that we inoculated into that may be examined electron microscopically। उसको हम अब आराम से देख सकते हैं कि कौन सा वायरस ये था जिसको हम कल्चर करना चाह रहे थे। तो ये एक तरीका है वायरस का कल्टीवेशन का लिविंग सेल पर, और अंडा उसमें एम्ब्रियोनिक एग या भ्रूण वाला अंडा वो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम कर सकते हैं। बाकी जो हम एनिमल इनोकुलेशन करते हैं वो अलग अलग प्रोसीजर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वायरस चूंकि जिंदा सेल पर ही ग्रो कर सकता है, लिविंग सेल पर ही ग्रो कर सकता है, इसलिए वायरस को हम इसके अलावा एनिमल्स के शरीर में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद में उसको हम प्रॉपर स्टडी करके फिर उसके सैंपल को लेकर स्टडी करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द इनोकुलेशन ऑफ वायरल स्पेसिमेन इनटू द एम्ब्रियोनिक एग, एंड देन आफ्टर incubation period, the process of examination under the electron microscope. It is the only electron microscope with the help of which may study the embryonated virus, morphological structures of virus. Otherwise not. It is not possible to study them under the simple microscope or compound microscope. It is only the electron microscope which may give us complete morphological structures of a viral particle. So that was. Now come to the inoculation of viral specimen into the body of laboratory animals. एक दूसरा है इसमें, हमने बताया था कि लेबोरेटरी एनिमल्स के शरीर में वायरस को कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक
तरीका है। लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में आपको जानना चाहिए, कौन कौन से होते हैं वो हमने बताया था। लेबोरेटरी एनिमल्स हैं, सबसे अच्छे जो इजीली अवेलेबल हैं वो हैं अल्बिनो रैट्स, सफ़ेद वाले चूहे। दूसरे नंबर पे गिनी पिग होते हैं, छोटे छोटे पिग टाइप के, लेकिन उनके पंजे जो होते हैं वो डॉग की तरह होते हैं, ये लेते हैं। और बाकी रैबिट्स भी यूज कर सकते हैं उनको। एक्चुअली जो लेबोरेटरी एनिमल्स का मतलब है द एनिमल्स विच आर स्मॉलर वंस एंड मे बी एक मतलब उसको एक छोटी सी जगह में उनको पाल सकते हैं। लैब में भी एक जगह तैयार कर सकते हैं एनिमल्स के लिए, केज बना के, ये है। लेकिन इसका जो तरीका है वो ये है कि एनिमल जिसमें भी हम इनोकुलेशन करना चाहते हैं, सपोज एक चूहे में करना चाहते हैं, सफ़ेद चूहे में, जिसे अल्बिनो रैट कहते हैं, तो रैट का शुरू के जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके जो बॉडी के जो अंदर के सिस्टम है, उनका सैंपल लेकर उनको स्टडी करते हैं। इसकी फिजिकल स्टडी करते हैं कि कितना इसका वेट है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी पल्स रेट कितनी है, तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं। नॉर्मल है वो, तभी उसको इनोकुलेशन के लिए तैयार करते हैं। तो नॉर्मल होने के बाद हम उनको थारों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अलग केज में रखते हैं, आइसोलेटेड एरिया में। अलग केज में रखने के बाद में तब हम उसमें एक एरिया निर्धारित करके, चाहे पूंछ के नीचे इंजेक्शन देना है, कान के नीचे इंजेक्शन देना है, या पंजे में देना है उसके, तो सैंपल को हम इंजेक्शन की मदद से पंजे में या नॉस्ट्रिल्स में भी कभी देते हैं, कान के नीचे देते हैं या पूंछ के नीचे देते हैं, तो यहाँ हम इंजेक्शन देते हैं। जबकि देते समय किसी भी चूहे को या किसी भी लेबोरेटरी एनिमल को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखते हैं। पकड़ने में उसको स्ट्रेस ना हो, उसको ऐसा ना हो कोई चीज चुभ रही है वो अपसेट हो। हाँ, उसको इंजेक्शन जब देंगे उसे थोड़ी सी तकलीफ होगी, बहुत माइनर तकलीफ होनी चाहिए। तो इंजेक्शन उसके शरीर में देने के उपरांत फिर हम उसको एक अलग केज में रख देते हैं, अलग पिंजरे में रखते हैं, और उसकी हर दिन उसकी स्टडी करते हैं कि इसमें कोई एबनॉर्मल कैरेक्टर तो डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि जब वायरस ग्रो करेगा उसके शरीर में, तो वायरस ग्रो करने के दौरान उसमें बुखार भी हो सकता है, उसको टेम्परेचर राइज कर सकता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस क्या काम कर रहा है। और जैसे जैसे एक वीक का पीरियड उसमें हम देखते हैं, एक वीक तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसको अपनी निरीक्षण में रखते हैं, और रखने के बाद में जब हम उसको 8 दिन के बाद में देखते हैं, तो या तो वो बच जाता है, बीमारी की शक्ल में होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, या फिर वो मर भी जाता है। क्योंकि अगर वो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो मर भी सकता है, और मर गया है तो उसको हम लेते हैं और उसके तमाम पैरामीटर्स फिर स्टडी करते हैं। उसके ब्लड भी, उसका सैंपल लेकर उसको देखते हैं। जिस एरिया में कुछ प्रोट्रूजन हुआ है, यानी कुछ चीज़ उभार के रूप में बाहर आई है, उसमें से उसका सैंपल लेकर उसको माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। और उसके पैरामीटर्स जो थे, मैं उसकी ब्लड की एग्जामिनेशन करना है, उसके नॉस्ट्रिल्स का, स्टूल का, जो नॉस्ट्रिल से सैंपल लिया उसको एग्जामिन करते हैं। लेने के एग्जामिनेशन करने के बाद में अगर उसमें एबनॉर्मल कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, यानी जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो अफेक्टेड हुई है, तो दैट हैज़ टू बी नोटेड डाउन। तो सारी चीज़ें फिर नोट करते हैं और पहले वालों से तुलना करते हैं, और फिर इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं कि कौन सा वायरस था इसमें जिसने इसको मार दिया। तो दैट इज द वायरल inoculation into the body of laboratory animal. And I told you that laboratory animal may be albino rat, may be rodents, big mice may be there, rabbit may be there, or guinea pig may be there. These are some laboratory animals which are selected for the purpose of viral inoculation. तो जिंदा सेल में हम इस तरह से कल्टीवेशन करते हैं, और कल्टीवेशन करने के बाद इस प्रकार से स्टडी करते हैं, उनके जो पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं, फिर उनकी फिजिकल स्टडी करते हैं, फिर उनको सैंपल लेकर उनके शरीर से उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में
अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्टडी जिसको कहते हैं वो करते हैं, और करने के बाद फिर कंक्लूड करते हैं कि हमने जो वायरस इनोकुलेट किया था वो प्रॉपर यही था, और इसको हमने ये देखा तो उसका चाहे वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, और उसके फिर वो कैरेक्टर्स लिखते हैं कि हमने ये देखा ये देखा। तो दैट इज ऑल अबाउट वायरल इनोकुलेशन, एंड इट वाज a topic and unit 33, cultivation of viruses in embryonated eggs, experimental animals and cell culture। ये इसमें टोटल ये था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई चीज़ नहीं आई है तो क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, एंड एनीथिंग विच इज़ नॉट which you could not understand, and you may raise any question, you may put any question regarding the topic without any hesitation। कोई क्वेश्चन है? कौन झांक रहा है पीछे? ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन प्लीज? प्रिया, महेंद्र, हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है? दोबारा से ये क्या बताया? बाद में एनिमल के शरीर में इनोकुलेशन, सुन लो। चलो बेटा, हमने बताया था एक तो लैब के जो एनिमल्स हैं जिनको हम लैब में पाल सकते हैं कम खर्चे पर और बड़े सुंदर होते हैं, उनको लैब में पालकर उनके शरीर में हम किसी हिस्से को चुनकर उसमें वायरस का सैंपल लेकर उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ निर्धारित एरियाज हैं जहां, जैसे हमने एग वाला दिखा तो उसमें एमनियोटिक कैविटी है, एलेंटोइक कैविटी है, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है, योक सैक है, या इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही उनके शरीर के कुछ हिस्से को चुनते हैं। उनके शरीर के हिस्से को नॉस्ट्रिल्स है, नाक वाला हिस्सा है, कान वाला हिस्सा चुनते हैं, और पंजे वाला हिस्सा चुनते हैं, या पूंछ के नीचे वाला हिस्सा चुनते हैं जिसमें बहुत सॉफ्ट एरिया होते हैं और आराम से इंजेक्शन कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या रखना है अपने पास में? एक तो वो सैंपल जिसको हम कल्चर करना चाहते हैं वो अपने पास रखते हैं सारे स्टेराइल कंडीशंस में। एक हम इंजेक्शन रखते हैं जिसमें सैंपल को लेकर एनिमल के शरीर में इंजेक्ट करना होता है। ये चीज़ें करके हम करते हैं, और अपने पास रखने के बाद में अच्छा वातावरण रखते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा। लैब का जो वातावरण है उसमें ऐसा नहीं है कि आप जो लैब में धूल मिट्टी कैसी और बिना स्टेराइल आप कहीं भी बैठे हैं, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में इनोकुलेट करने के लिए हम एनिमल को रखते हैं। एनिमल को पकड़ने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, उसको बैक साइड में उसके कंधे पर अगली उंगली डालकर और दोनों तरफ एक उंगली उसके कंधे के आगे गर्दन से पहले निकाल के उसको बड़े प्यार से रखते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो या तो उसकी पूंछ के नीचे वाले हिस्से में लगाते हैं या पंजे में लगाते हैं, लेकिन हम उसी हाथ से उसके पंजे को पकड़ के दूसरे हाथ से इंजेक्शन उसमें पंजे की गद्दी में लगा देते हैं। उसके पंजे की गद्दी लगाने से पहले हमें उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं, सारे सैंपल्स नॉर्मल होने चाहिए उसके, यानी उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल होनी चाहिए, उसके ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक भी, और वो स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। उसका जितने भी पैरामीटर्स बायोकेमिकली हम उसको देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री करते हैं, हेमेटोलॉजिकल, ये बायोकेमिकल जो उसके नॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनको हम स्टडी करने के बाद ही तब हम उसको चुनते हैं। तंदुरुस्त के शरीर में इंजेक्शन लगाया जाता है, बीमार के शरीर में नहीं लगाएंगे। लगाने के बाद में उस एरिया को हम उसमें रेड कलर से उसको एनसर्किल कर देते हैं, ठीक है ना। रेड कलर से एनसर्किल कर दिया कि हमने यहाँ इंजेक्शन दिया था, और फिर उसको अलग केज में रखते हैं। दूसरे एनिमल्स के साथ में, दूसरे रैट्स के साथ में उसको नहीं रखते हैं, अलग रखते हैं। उसको खाना प्रॉपर देंगे, पहले से भी अच्छा हेल्दी खाना देंगे, और उसकी केयर करेंगे। हर दिन उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इंजेक्शन देने के बाद में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको
कोई खाने में कमी नहीं करेंगे, सोचा इंजेक्शन लगा दिया, अब क्या करना है, मरे या बचे, नहीं, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो खाने की पोजीशन में, उसको प्रॉपर खाना जो हम देते हैं, उसके तैयार खाने आते हैं वो देते हैं और उसको हर दिन ऑब्जर्व करते हैं। ये लगभग 8 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद में उसके शरीर में एबनॉर्मलिटी, कुछ असाधारण गतिविधियां विकसित होती हैं। उन गतिविधियों में उसका टेम्परेचर का बढ़ जाना हो सकता है, उसके शरीर में किसी एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाना होता है, उसके शरीर की जो उसको मोशन होने हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या उसके नोस्ट्रिल से ब्लड आना शुरू हो जाए, उसको सारे एबनॉर्मलिटीज डेवलप होने के चांस होते हैं। या कुछ भी अगर नहीं आए तो वो एरिया जो हमने इंजेक्शन लगाया था जिस एरिया में, वो प्रोट्रूड हो जाए, यानी बाहर की तरफ उभार हो जाए उसमें, और इसकी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो जाए, शिथिल हो जाए या बहुत स्लगिश हो जाए, बहुत सुस्त हो जाए, तब हम उसको 8 दिन के बाद में फिर एग्जामिन करते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स फिर स्टडी करते हैं। फिर उस एरिया से जहां हमने इंजेक्शन दिया था, अगर वहां उसमें कोई उभार की शक्ल में कुछ ऐसी एबनॉर्मल कैरेक्टर डेवलप हो गया है, तो उस उभार से हम सैंपल इंजेक्शन डाल के उसमें से बायोप्सी करते हैं, एफएनएसी करते हैं, कोई चीज़ ऐसे लेकर उसे निकाल के फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी करते हैं। तमाम पैरामीटर्स को स्टडी करना पहले वालों से, जो बिल्कुल उसका नॉर्मल शरीर था, हेल्दी शरीर था, उस समय से इनको तुलना करते हैं, तो जितना अंतर आया है दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली जो स्टडी की है हमने, उसको भी फिर रिकॉर्ड करते हैं कि हमने इतने टाइम ये लगाया था, इंजेक्शन दिया था, 8 दिन के बाद में हमने ये सैंपल लिया, इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो हमने इस प्रकार की इसमें स्ट्रक्चर पाई, और वो स्ट्रक्चर हम उसको कंक्लूड करते हैं, ये फला वायरस था, डीएनए वायरस था या आरएनए वायरस था, फला वायरस था, और हमने इसको ये किया। मतलब हर्पीज वायरस है तो हर्पीज वायरस है, और ये दूसरा वायरस है तो दूसरा वायरस, हमने इसको पाया कि ये फला वायरस है, और ये हमारी निरीक्षण और परीक्षण के बाद में ये है पूरी कंक्लूजन। ठीक है, आया समझ में? हाँ बेटा, आ गया? कुछ और प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रश्न पूछना है वो पूछ सकता है। कौन पूछेगा? विनीत बोल रहा था क्या? महेंद्र है? हाँ बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना? ठीक है, ओके। I hope all of you have followed my lecture properly and listened it properly and understood it properly. Thank you. संतोष जी, इसे रिकॉर्डिंग को बंद कर दें।